नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। चुनाव 5 राज्यों के सर पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कहें तो यूपी और पंजाब का चुनाव है। खासकर यूपी की अगर बात करें कि सबकी निगाहें यूपी के इस इलेक्शन पे टिकी हुई हैं। नेताओं की एक एक गतिविधियों पर कैमरे की नज़र है, पत्रकारों की नज़र है, जनता की नज़र है और विपक्ष एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे के पे प्रहार करते हुए इस जुबानी जंग में लोग एक दूसरे को पछाड़ते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में यूपी की जनता किस तरह से क्या सोच रही है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ग्राउंड पे अभी हम नहीं उतरे हैं क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं, कम से कम मैं उसको फॉलो करना चाहती हूं और बाकी पत्रकारों की तरह ग्राउंड पे जाके सरकार के परेशानी के लिए और बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती हूँ इस पत्रकारिता के नाम से। लेकिन जो खबरें आसपास से मैं पूछ रही हूँ, यूपी की जनता से बातचीत कर रही हूँ और इस बिना पे जो इनपुट्स मेरे पास आ रहे हैं उसी को लेकर के मैं एक विश्लेषण के तौर पे न्यूज़ अड्डा पे रोज़ बैठ रही हूँ यूपी चुनाव को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच में यूपी में कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो धर्म विशेष ना कहकर मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी तक कैंपेन भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस समुदाय को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन बिल्कुल हो के रहेगा और ये जनता के हाथ में होता है। जनता चाहे तो किसी के सिर पर भी वो मुकुट जो है सत्ता का पहना सकती है, किसी को भी सिंहासन पे बैठा सकती है। लेकिन क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए सिर्फ आकलन कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन यूपी की मुस्लिम समुदाय के बीच में सत्ता परिवर्तन को लेकर जो उत्साह है, उत्तेजना है और वो एक जो विरोध का आक्रोश है, वो किस तरह से सड़कों पे आ रहा है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि सड़क पे ये किस तरह से बदतमीजियों के तौर पे बाहर आ रहा है। और अगर यही रवैया रहा तो जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमें किन को चुनकर लाना है। हम वीडियो से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ये एक युवक का इंटरव्यू है, किसी और चैनल के द्वारा लिया गया था, वायरल होकर हमारे पास पहुँचा है, इसलिए इसको दिखा रही हूँ। ये युवक जो ऑटो चलाता है मतलब रोज़गार उसके पास है। रोज़गार किसे कहते हैं? सिर्फ नौकरी करना ही रोज़गार नहीं होता है। अगर हम स्वावलंबित हैं, हम धन अर्जित कर रहे हैं, हमारा धंधा ठीक से चल रहा है तो हम रोज़गार हैं। हमारे पास सरकार की पॉलिसी के तहत या अपनी काबिलियत के बल पे कहीं ना कहीं हम उस काबिल हैं कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। तो ये जो युवक है वो ऑटो चलाता है और किस तरह से बातें कर रहा है कि रोज़गार नहीं है उसके पास, रोज़गार की वजह से युवा जो है परेशान हो रहे हैं। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें। जब उसे पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तो वो झेप गया और झेपते हुए बोलता कि मैं भले पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने लिखने से और रोज़गार का क्या मतलब है। देखिए इस वीडियो को। मैं माइल टू ओवर जिसको कहते हैं कि पहले धीरे धीरे आपको जो पैरामीटर है वो किस तरह से हाई होता जा रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि रोज़गार तो है भाई के पास, लेकिन प्रोपेगेंडा बेरोज़गारी का किस तरह से इस समुदाय की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको कि मैं अपने देश के मुस्लिम भाइयों से ये आग्रह करती हूँ कि देश के विकास में अपना योगदान दें। विरोध के नाम पर इतने विरोधी ना हो जाएं कि उनके अंदर में सिर्फ आक्रोश रह जाए, जो कहीं ना कहीं उनके अपने लिए ही घातक हो सकता है, उनके अपने समुदाय के लिए घातक हो सकता है, इस्लाम के लिए घातक हो सकता है और किसी के लिए नहीं तो उनके परिवार के लिए तो घातक हो ही सकता है। तो देखिए इस वीडियो को, उसके बाद सोचिए। लोग ये युवा पढ़े लिखे डोल रहे हैं समाज के, इनके लिए बेरोजगारी कहाँ क्यों बकता? नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। क्या आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं। रोजगार का आदमी के ऊपर पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, आदमी आ ही नहीं रहे। क्या किया है आपने? पढ़ाई क्या की है?
पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई से क्या पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई से क्या करना, आदमी काम कर रहा है, पढ़ाई की है, नौकरी जो भी ये MBA कर रहा मिलेगी क्या? हाँ बताइए। मतलब रोजगार कैसे मिलेगा और किस अच्छा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई किया? नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। देख लिया आपने। अब देखिए, यूपी पुलिस सड़क पे नियम कानून को तोड़ने को लेकर के किसी का चालान कर रही है और उस चालान के बदले में यूपी पुलिस को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है वो जरा सोचिए। ये तेवर तब हैं जब सिर्फ उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अगर ये सत्ता में परिवर्तन आ गया तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात होंगे वो किस तरह से टेंसिफाई होंगे, वो किस तरह से सर चढ़ के बोलेंगे और लोगों के लिए ये कितना घातक हो सकता है। देखिए, इस वीडियो को सिर्फ चालान काटा गया है और चालान काटने को लेकर के ये युवक जो है कितना परेशान हो गया है, कितना आक्रोशित है, किस तरह से पुलिस वाले से लड़ रहा है, उनको धमका रहा है कि अभी देखना सत्ता बदल जाएगी, फिर तुम सबकी मैं हेकड़ी ठीक है, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, यहाँ टिकोगे नहीं। पता नहीं क्या क्या बोला है, सुनिए, खुद सुनिए और खुद जज कीजिए। जैसा क्या खाओगे भाई? वक्त बता दो, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। हाँ, तो आप क्या करो, खा जाओगे मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी भी करवा देना। बिल्कुल। सुन लिया आपने। हालांकि इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि पुलिस को धमका रहा था, तो पुलिस ने इसका इलाज भी कर दिया। उसके बाद जब ये जेल की हवा खाने के आलम आए तो इसने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसके सुर बदल गए और किस तरह से ये अपने आप बचाव करने लगा कि नहीं जी, मैं तो आक्रोश में ऐसी तैश में आके बोल दिया था, मैं हताश था। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक, निवासी तशपुर मियाँसराय का रहने वाला हूँ। और ये 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था। और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत उल माहिन का एक पदाधिकारी हूँ। और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो सुन लिया आपने। अब एक ऐसा वीडियो देखिए जिसके अल्फाज, जिसके शब्द इतने गंदे हैं कि कोई भी शरीफ व्यक्ति उसको सुन नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादातर जगहों पे मैं बीप लगाऊंगी, उस गंदे जो अब्यूज़िव लैंग्वेज है उसको छिपाने की कोशिश करूंगी, हाइड करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद आप खुद समझिए कि ये हालात कितने गंदे हैं और ये किसके दम पे हैं, ये इतना क्यों कूद रहे हैं, ये इतना क्यों मचल रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान के हालात अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिंदू कहाँ चले जाएंगे, हिंदू क्या भारत में नहीं रहेंगे और उनके ऊपर क्या सरिया लॉ लागू हो जाएगा। ये भारत आर्यन का है, ये भारत हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये बात हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किस गफलत में रहते हैं, किस बहकावे में हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि उनके पूर्वज क्या थे और वो किस ब्लड को बिलोंग करते हैं और इस तरह से नफरत अपने अंदर पाले हुए हैं। सुनिए इस वीडियो को। हाँ भाई, तेरे को मालूम है 50 लाख में जीरो कितने होते हैं? अबे हैवान की औलाद, तू उस बंदे का सर 50 लाख रुपए में काट रहा है जो पान खा के थूक देता है 50। अबे जितनी तुम में ताकत है बीजेपी के सारे सब ताकत लगा लो अपनी, और इस बार इंशाल्लाह रोक के दिखाना है मीम पार्टी को। गला मेरा काट, जिला बिजनौर अफजलगढ़, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर अफजलगढ़ का रहने वाला हूँ। आजा आगे मेरा गला काट, यूपी उत्तर प्रदेश का। एक बच्चा काट के डाल देगा तुमको। अब के इंशाल्लाह आने दो टाइम तुमको। ना मर दो, इज्जत के साथ जियो, इज्जत के। तुम्हारे बाप हैं
1000 साल तुम्हारे माँ बहनों को रखा अपने घर में, हमारे बाप दादाओं ने, सालों भूल गए तुम। तुम्हारी इतनी औकात है, दो कौड़ी के इंसान हो तुम, कुत्ते के बच्चों, हैवान की औलाद। 50 लाख लेके चलो, काटोगे तुम 50 लाख में। तुम शकल तुम्हारी कुत्ते के जैसी है, कुत्ते से कुत्ते बदतर होते हैं, अच्छे होते हैं तुमसे। चल दिए 50 लाख लेके, 50 लाख रुपए में छल काटूंगा। अच्छा तू दिए अच्छे भाई का 50 लाख रुपए लगा के तो उनकी पैर की जूती तक नहीं पहुंच सकता, 50 लाख में सर काटेगा तो उनका। आज मैदान में जिसकी मां ने दूध पिलाया, के मैदान में उतर के आओ। फेसबुक पे और छोटी छोटी वीडियो अपलोड करते हो, इनमें क्या होता है? इन चीजों से क्या कर लोगे इनसे तुम? ये सब दिखा के। मोदी तो अंधा है, उसकी तो आंखें पे चश्मा लगा हुआ है, उसको तो कुछ दिखता नहीं है। फांसी दे दी तुमने याकूब मेमन सीधे इंसान को, ना मार। आ रहे हैं तुम्हारे बाप असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भाई, इंशाअल्लाह देखना तुम अब क्या होता है तुम्हारे साथ। और जिनके दम पे ये सारे कूद रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इन सब के जो पिताजी हैं, जो हमेशा इस्लाम की बातें करते हैं, धमकाते रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिन सब के दम पे कूद रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए वो किस तरह से। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन उसको सुनिए और सुन के समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इस देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। विकास की कोई बात नहीं हो रही है, नफरत जो है वो बोया जा रहा है, और उस नफरत की फसल ये सारे लोग थे। लेकिन जिसने उस बीज को बोया था उसको सुनिए और समझिए कि किसके दम पे ये लोग कूद रहे हैं। सुनिए उस ओवैसी को जो धमकियां देता फिरता है कि आज मोदी है, आज योगी है, कल नहीं रहेगा। योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा यूपी के पुलिस वालों। सुनिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से एक टूल किट बनाया जा रहा है इस देश में शरिया लागू करने के लिए, इस्लामिक स्टेट इस देश को बनाने के लिए। समझदार आपको होना है और समझदार होकर अपने अधिकारों का पालन भी करना है, एकजुट भी होना है, क्योंकि आज बटेंगे कभी जात के नाम पे, कभी क्लास के नाम पे, तो कल काटे भी जाएंगे। सुनिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। सुन लिया आपने। अब अपने विवेक के साथ, अपने सोच के साथ अपने भविष्य को तय कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो उसमें जो आपका वोट है वो इस देश का भविष्य तय करेगा। आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये आप तय करेंगे। मत बटिए जातियों में, मत बटिए अमीरी गरीबी में। पहले एकजुट हो जाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के समर्थन में आइए, एकजुटता के साथ इस भारतवर्ष को बचाइए। हिंदुत्व आपकी पहचान है, हिंदू आपका खून है और सनातनी आपका सिरमौर है। इसको हमेशा संभाल कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।